Hello everyone, welcome to the question section of part 3 ऑफ सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हमने 23 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया ये वाले चैप्टर से। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या बोले, ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद कंपोजिशन। ओके, यू हैव टू रिमेंबर, आपको ध्यान देना इसमें कि बॉइलिंग पॉइंट विद कंपोजिशन है, वेपर प्रेशर वर्सेज कंपोजिशन नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो विद कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर्स ऑफ बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। बाइनरी का ही आपका सिलेबस में बाइनरी लिक्विड मिक्सचर ही होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। द ग्राफ इज प्लॉटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो दो बात पे आपको ध्यान देना है, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेज कंपोजिशन और इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालने के लिए बोला है। और एक्स और वाई क्या होता है, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस और वाई क्या होता है, वाई इज द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अभी हमें ग्राफ को ऑब्जर्व करना है अच्छी तरह से। और यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन है, इसमें से कौन से करेक्ट है, बस कौन से इनकरेक्ट है आपको ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इस वाले ग्राफ में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन जो है, बेंजीन आपका इस तरफ है ना, बेंजीन आपका इस तरफ है और टोल्यून इस तरफ है। तो बेंजीन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है और टोल्यून के लिए बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है ना, ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन जो है वो बहुत कम है देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टोल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूम, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वहाँ पे ए बी बॉन्ड शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता होगा, ठीक है। तो ए बी बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, हम ऑप्शन वाइज इसको चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो, अगर वेपर प्रेशर ऑफ बी, अगर वेपर प्रेशर ऑफ टी से ज़्यादा है तो वाई ऑफ बी जो है ना, मतलब बी जो है वो वेपर फेस में ज़्यादा रहना चाहेगा देन इन द लिक्विड फेस, ठीक है। ये स्मॉल बी करता हूँ, बी मतलब ये बेंजीन है, ठीक है। तो वाई ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन एक्स ऑफ बी, ओके। और अगर आपका वेपर प्रेशर टोल्यून का अगर कम है तो इसमें क्या होगा कि वाई ऑफ टोल्यून जो है वो कम होगा हमेशा एक्स ऑफ टोल्यून से। मतलब टोल्यून लिक्विड फेस में ज़्यादा रहना चाहता है और बेंजीन आपका वेपर फेस में ज़्यादा रहना चाहता है। तो इस दोनों कंडीशन को देख के, ठीक है, इस दोनों को फॉलो करके आपको ऑप्शन में देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहले ए ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन में बोला है कि एक्स ऑफ बेंजीन 0.5। तो एक्स ऑफ बेंजीन 0.5 है, मतलब वाई ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि सॉरी एक्स ऑफ बी 0.5, ठीक है। एक्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ टी कितना हो जाएगा, टी निकालना है आपको 0.5, क्योंकि एक्स ऑफ बी प्लस एक्स ऑफ टी शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये 0.5 है तो एक्स ऑफ टोल्यून 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी ध्यान से कि एक्स ऑफ टोल्यून जो है वो ग्रेटर हो रहा है देन वाई ऑफ टोल्यून, है ना, क्योंकि वाई ऑफ टोल्यून ओनली 0.2 दिया हुआ है। तो ये एक्स ऑफ टोल्यून ग्रेटर देन वाई ऑफ टोल्यून इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सही है, ठीक है। तो एक्स बी वाले देखते हैं अभी। तो एक्स ऑफ टोल्यून 0.3 और वाई ऑफ बेंजीन 0.6। तो एक्स टोल्यून 0.3 है तो एक्स बेंजीन कितना होगा 0.7, ठीक है। और वाई बेंजीन कितना है, वाई बेंजीन 0.6। तो अभी यहाँ पे एक्स बेंजीन ग्रेटर देन वाई बेंजीन हो रहा है, ठीक है। तो एक्स बी ग्रेटर देन वाई बी, तो एक्स बी लेस शुड बी लेस देन वाई बी, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि एक्स ऑफ बी जो हो रहा है 0.7 हो रहा है और वाई ऑफ बी कितना हो रहा है 0.6। तो एक्स बी बड़ा हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता। तो अभी सी वाले ऑप्शन पे आते हैं। तो सी वाले ऑप्शन में एक्स ऑफ बेंजीन कितना 0.3, अगर एक्स ऑफ बेंजीन अगर आपका 0.3 है तो एक्स ऑफ टोल्यून कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। और इसमें वाई ऑफ टोल्यून कितना 0.4, तो एक्स टी जो है ग्रेटर हो गया वाई ऑफ टी, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सही है ना। और लास्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं कि इफ़ एक्स बेंजीन इज 0.7 तो एक्स टोल्यून कितना हो जाएगा 0.3, ठीक है। वाई टोल्यून कितना है लेस देन 0.3। तो एक्स टोल्यून अगर 0.3 है तो मतलब ये समझा रहा है कि एक्स टोल्यून इज ग्रेटर देन वाई ऑफ टोल्यून, क्योंकि वाई ऑफ टोल्यून 0.3 से कम है और एक्स टोल्यून कितना है 0.3 है आपका, है ना। तो ये भी सही है। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, बी। तो योर आंसर इज बी, ठीक है। तो बी इज द आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द सोलिबिलिटी कर्व ऑफ दिस सॉल्ट इन वाटर विद टेम्परेचर इज गिवन। ओके, सोलिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का आपको कर्व दिया गया है और इसमें 4 ऑप्शन है। बोला है कि सोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, सोल्यूशन process exothermic till 34 and endothermic after 34, solution process endothermic is and exothermic thereafter and solution process endothermic। तो कौन सा सही है? तो इसमें आपको एक बेसिक चीज़ समझना है बहुत अच्छी तरह से। जब भी हम सॉल्यूड को
जब भी हम सॉलिड को सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व करते हैं ना, ठीक है, सॉलिड को अगर हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन बनता है ना। तो ये प्रोसेस जो है ये आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है। सपोज अगर ये एंडोथर्मिक है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ आपको हीट देना होगा, है ना, रिएक्टेंट साइड पे आपको हीट देना होगा, तभी जाके ये सॉल्यूशन बनेगा। तो इस वाले, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉलिड को आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा और सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन के साथ हीट भी रिलीज करा, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। तो ऊपर वाला है आपका ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अभी होता है क्या, देखिए, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेप है ना। अगर इक्विलिब्रियम है ये रिएक्शंस, तो यहाँ पे लीच-एटल प्रिंसिपल अप्लाई होगा, लीच-एटल प्रिंसिपल जो आपने क्लास 11 पे पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन पे, अगर इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ, तो लीच-एटल ने क्या बोला था, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम सिस्टम में अगर आप कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस करते हो, देन द रिएक्शन विल ट्राई टू अपोज दैट। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो यह इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर, है ना। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन क्या करेगा, विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर। तो अगर ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहेगा तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा, वो आपको कैसे चेक करना है। आपको पता है ये एंडोथर्मिक है तो आपको रिएक्टेंट साइड में क्या है, हीट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच है, और आपके प्रोडक्ट साइड में हीट क्या है, कम है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर, एंड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द टेम्परेचर रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड जाएगा मतलब क्या, सॉलिड और सॉल्वेंट आपका डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बनेगा ज़्यादा करके, है ना। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सोलिबिलिटी विल इंक्रीज, मतलब फॉरवर्ड जाने से सोलिबिलिटी इंक्रीज और बैकवर्ड आने से सोलिबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज। तो अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोलिबिलिटी इंक्रीजेस। लेकिन अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखोगे तो इसमें क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर। तो हीट किस तरफ ज़्यादा, इस तरफ ज़्यादा है, तो डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट कम है ना। क्यों आप बाहर से क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर। सो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द टेम्परेचर रिएक्शन मस्ट गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो सोलिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। अगर एक्सो होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी क्या होता है, डिक्रीजेस, ठीक है। अगर एंडो होगा तो एंडो होने से टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सोलिबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको अभी ग्राफ के साथ कंपेयर करके देखना है, ठीक है, कौन सा सही होगा। तो देखो अभी यहाँ पे जैसे कि टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपका सोलिबिलिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, है ना, सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर, इंक्रीज करने पर अगर आपका सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो पहला ये जो स्टेप है ना, मतलब 34 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद से क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। तो सोलिबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर सोलिबिलिटी डिक्रीज, इट शुड बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो 34 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो अभी ध्यान से, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक टिल 34 डिग्री सेल्सियस एंड बिकम्स एक्सोथर्मिक देयर आफ्टर। ओके, योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कॉजेस, इसमें से क्या होगा, कौन सा डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले आपको तो ये जानना है कि मोलरिटी क्या होता है ना। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, है ना। और मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी केजी में होना चाहिए, है ना। और मॉल फ्रैक्शन क्या है, मॉल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मॉल ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टोटल मॉल, ठीक है। और वेट क्या होता है, वेट होता है वेट बाय वेट परसेंटेज, मतलब वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100%, ठीक है। तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ इसमें, देखो मोलरिटी जो है, मोलरिटी ये वेट के साथ इन्वॉल्व है ना। मोलरिटी इन्वॉल्व्स अ वेट, सब में मास है, लेकिन मोलरिटी में नीचे में क्या है आपका वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम है। और मॉल फ्रैक्शन में भी आपका वेट है, सारा का सारा वेट बाय वेट में भी वेट है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है कि 5 ml ऑफ एसीटोन इज मिक्स विद 100 ml ऑफ वाटर, ओके। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एबव द सॉल्यूशन इज, मतलब मिक्सचर में अभी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा, इक्वल रहेगा कि लेस होगा कि मोर हो जाएगा प्योर वाटर से, ठीक है। तो ये पूछा है और इसमें आपको ये मतलब मालूम होना चाहिए कि जो एसीटोन है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है देन द वाटर,
ठीक है। अगर एसीटोन ज़्यादा वॉलेटाइल यानी वाटर, अगर मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें आपको वाटर था, ठीक है, इसमें आपको वाटर था, तो यहाँ पे जो वाटर वेपर यहाँ पे जो आपको आया था इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये तो आपको प्योर वाटर के लिए हो गया। तो अभी अगर इसमें मैं एसीटोन दे देता हूँ, ठीक है, इसमें आपका वाटर तो है, तो इस वाटर में अभी क्या हो गया, अभी इसमें आपका एसीटोन भी आ गया, ठीक है। और एसीटोन क्या है, ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में आपका मतलब वेपर फेज में जो मतलब एसीटोन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो विथ इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ml ऑफ एसीटोन इन अ मिक्सचर, ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो यहाँ पे आपने एसीटोन डाला था, वो एसीटोन का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा वोलेटाइल होने के कारण वो ज़्यादा वेपर में रहेंगे, उसका अमाउंट ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके कारण आपका अभी वाटर का जो वेपर है उसका एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेचुरेटेड किसने करा है, ज़्यादातर आपका वो जो एसीटोन है उसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, वो ज़्यादा वोलेटाइल होने के कारण, ओके। तो योर आंसर विल बी सी, लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बोला है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, इज़ फाउंड टू बी 750 टोर, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ओके, इज़ गिवन टू यू 750 टोर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि एट ए सर्टेन टेम्परेचर टी, ओके, इफ़ टी इज़ द टेम्परेचर एट विच द प्योर वाटर बॉइल्स अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, टी इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ठीक है, उस प्योर सॉल्वेंट का प्योर वाटर मतलब वाटर का वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो एंड सेम सोल्यूशन, वही सोल्यूशन, सो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी पी इज इक्वल टू 1.04 केल्विन। तो सेम सॉल्यूशन बोलने का मतलब ये है, ये वाला जो सॉल्यूशन था, ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन दोनों के लिए जो कंसंट्रेशन होगा वो सेम होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन सेम होगा। कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब ये है आइदर मोल फ्रैक्शन सेम है, नहीं तो मोलरिटी सेम है, नहीं तो मोलालिटी सेम है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सेम है मतलब, ठीक है। तो अभी क्या करने के लिए बोला है, सेम सॉल्यूशन सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वही सॉल्यूशन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, इतना होता है, फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब PATM निकालने के लिए बोला है, ओके। तो सबसे पहले देखिए इसमें सोल्यूशन का डेल्टा टी बी इज़ गिवन टू यू, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम होता है ना। तो हम एम निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो डेल्टा टी बी इज़ गिवन टू यू 1.04, ओके, 1.04 इज इक्वल टू 0.52 इंटू एम। तो यहाँ से m क्या आएगा, m इज़ इक्वल टू 2 आएगा, तो मोलालिटी इज़ 2, अच्छा मोलालिटी निकल के आ गया। आपको निकाला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें बोला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो प्योर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर, उसी प्रेशर में वाटर बॉईल भी होता है, ठीक है, उसी टेम्परेचर में आपको वाटर बॉईल भी होता है। तो ये PATM जो है दिस शुड बी इक्वल टू P नॉट, P नॉट का मतलब है ये प्योर वेपर प्रेशर, ओके, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपको P नॉट निकालना है, P नॉट इक्वल टू PATM होता है ना, मतलब जो भी सॉल्वेंट होता है उसका जो प्योर वेपर प्रेशर होता है, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो सॉल्वेंट जो बॉईल होता है उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो उसी टेम्परेचर में क्या हो रहा है, वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी है अपना, और दैट शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और आपको निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब आपको P नॉट ही कैलकुलेट करना है इनडायरेक्टली। तो P ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन टू P नॉट निकालना है, तो यहाँ पे आप एक काम करना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय PS, ओके, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ये राउल्स लॉ है, राउल्स लॉ यूज़ करके हमने ये डिराइव करा था पहले, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके पास तो मोलालिटी है ना, तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, मोलालिटी के टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है, ओके। यू हैव टू कन्वर्ट दिस टर्म टू मोलालिटी। तो मोलालिटी में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट जो है उसको अगर मैं मॉलिकुलर मास से डिवाइड करूंगा तो इसको 18 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और उसको केजी में भी कन्वर्ट करना है ना। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000 एक आएगा ऊपर, ठीक है। तो 1000 बाई 18, तो ये क्या हो गया, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोल ऑफ द सॉल्वेंट इंटू 1000 बाई 18, ठीक है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू दिस, ओके, मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ द सॉल्वेंट, ओके, इंटू 1000 बाई 18। तो अगर मोलालिटी के टर्म्स में लिखो तो ये नया आपका जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई PS इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या होगा, एन बाई एन एस इक्वल टू 18 इस तरफ जाएगा, 1000 नीचे की तरफ आएगा, मतलब मोलरिटी इंटू 18, मोलरिटी इज इक्वल टू 18 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो ये मोलरिटी आपने निकाला ऑलरेडी, 2 मोलल है, ठीक है। और पी एस तो आपको दिया हुआ कितना है, 750 है। तो ये सारा पुट करने के बाद यहाँ से जो पी नोट आएगा, द पी नोट विच इज़ इक्वल टू एक्चुअली पी ए टी एम, ओके, ये निकल के आएगा आपका 777, ओके, 777, ठीक है, 777 ATM। तो योर आंसर इज ए, ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है, ये एसर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और स्टेटमेंट 2 में क्या बोला, हीट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर टू मेक इट फ्रीज, ठीक है। तो इसमें चारों में से कौन सा सही है आपको ये देखना है। देखो, तो अभी अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल को अगर फ्रीज करना है, उसको आइस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल को आपको सामने लाना है, पास लाना है दोनों को, है ना। तो पास लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी कम करना पड़ेगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हीट जो होगा, जो इसके पास एक्स्ट्रा हीट है अभी आइस में कन्वर्ट होने से पहले, वो उस हीट को आपको क्या करना होगा, रिलीज करना होगा। वो अगर हीट को रिलीज कर देंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तभी वो पास आएंगे, तभी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे और आइस बन जाएंगे, है ना। तो क्या करना होगा, इनका हीट रिलीज होना जरूरी है। अगर हीट रिलीज नहीं करेंगे तो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। द प्रोसेस शुड बी एक्सोथर्मिक, ओके। लेकिन पहला स्टेटमेंट में क्या बोला है, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एकदम गलत है। तो स्टेटमेंट 2 देखते हैं कि हीट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द वाटर टू मेक इट फ्रीज। ऑब्वियसली ये करेक्ट है आपका, है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें कि स्टेट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आंसर इज डी। इस वाले क्वेश्चन में बोला है वैन ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, वैन ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 बेरियम नाइट्रेट सोल्यूशन, मोलर बेरियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज 2.74। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए बोला, अल्फा निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो ये डिसोसिएट होगा ऑब्वियसली, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1, ओके। व्हाट इज द n, वो आपको बेरियम नाइट्रेट को, ठीक है, डिसोसिएट करके देखना होगा। बेरियम नाइट्रेट में से एक बेरियम निकलेगा और 2 नाइट्रेट निकलेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ रहा है, n इक्वल टू 3, ठीक है। तो n इक्वल टू 3 पुट करते हैं, और i इज 2.74 is equal to 1 plus alpha is 3 minus 1, ओके। सो यहाँ से जो अल्फ़ा निकल के आएगा वो होगा 0.87, ओके। तो व्हाट इज द परसेंटेज, 87%। तो योर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला कि इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड एट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है, जब आप प्योर सॉल्वेंट लोगे। तो प्योर सॉल्वेंट में अगर आप सॉलिड दे देते हो ना, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें अगर हम नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने से क्या होता है, यहाँ पे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है ना। तो आपको यहाँ पे चारों पे देखना है कि चार क्यों, और या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का मेन रीज़न ये है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में फ्रीजिंग होता है ना, ये दोनों पास आएंगे तब जाके इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तब जाके वो आइस बन सकता है, सॉलिड बन सकता है। लेकिन अभी बीच में अगर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड आ गया यहाँ पे, तो इनके बीच में स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो उनको पास लाने के लिए आपको क्या करना है, अभी ये दोनों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर और भी डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों क्या कर सकते हैं, और पास आएंगे। हाँ, आपके यहाँ पे बीच में तो सॉलिड है, सॉलिड होने के बाद भी अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, देन ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन कम मोर क्लोज टू ईच अदर एंड कैन फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दे कैन फ्रीज, ठीक है। तो ये रीजन है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होने का, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का। मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो अभी नेगेटिव में आएगा, ठीक है, और भी कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिप्रेशन होता है इस तरह से। तो अभी इसमें क्या पूछा है आपको, कौन सा पॉइंट यहाँ पे सही है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर पहला पॉइंट पे, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर होगा, अब इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट देने के बाद आपका यहाँ पे सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो वेपर प्रेशर का मतलब सॉल्यूशन बन गया अभी, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर, ये तो नहीं है, ये गलत है कंप्लीटली, राइट, ये गलत है, ये नहीं हो सकता।
फिर थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं, सॉलिड जो होता है वो आपका नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। तो उनके बीच में किसी तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो मतलब क्या कर जाएंगे, फ्रीज कर जाएंगे, है ना, सॉलिड बन जाएंगे। तो वो सॉलिड मॉलिक्यूल ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में है, तो उनके सॉलिड सॉलिड के बीच में, सॉलिड सॉलिड के बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता है, वो लोग सॉलिडिफाई नहीं करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही सॉलिडिफाई करते हैं। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, ये सही है, ठीक है। तो 1 and 4 इज द करेक्ट। योर आंसर इज सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जब आप डिप्रेस करोगे, है ना, फ्रीजिंग करोगे मतलब सॉल्यूशन को, पार्टिकुलर सॉल्यूशन को, तो वहाँ पे क्या क्या आपका इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और आपको पता रहना चाहिए, जब भी हम फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज करते हैं ना किसी भी सॉल्यूशन को, तो वहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के बीच में ही इंटरेक्शन होता है, और वो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होने की वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम में। तो सॉल्यूट जो है ना, सॉल्यूट ऑलरेडी क्या है, वो सॉलिड स्टेट में है और वो नॉन वोलाटाइल इन नेचर है, वो कभी भी इंटरेक्शन नहीं करेगा, वो फ्रीजिंग इक्विलिब्रियम पे वो कभी भी इंटरेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको हमेशा जो सॉल्वेंट ऑलरेडी मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है इक्विलिब्रियम में, उनके वो और जो सॉल्वेंट आपका लिक्विड में वो जो कन्वर्ट नहीं हुआ अभी तक, उनके बीच में इक्विलिब्रियम पे रहता है। मतलब जो वाटर है, वाटर और आइस के बीच में होगा, वाटर और आइस के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो योर आंसर इज ए। बाकी का ऑप्शन गलत है। यहाँ पे भी सॉल्वेंट सॉलिड बोला, ये सॉलिड बोला, ये सॉलिड कभी भी इक्विलिब्रियम पे इंटरेक्शन नहीं करेगा। सॉलिड के इंटरेक्शन के कारण आपका फ्रीजिंग नहीं होता है कभी भी, तो वो सॉल्वेंट के बीच में ही होता है, ठीक है। तो योर आंसर इज ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। मेज द बॉइलिंग पॉइंट विद KB फॉर x, y एंड z इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x, y एंड z आर द सेम। मतलब x, y, z कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका KB के साथ रिलेशन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा TB, उसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है। तो डेल्टा TB जो है KB के साथ रिलेटेड है और M के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब। और डेल्टा TB क्या होता है, TB माइनस TB नॉट। TB नॉट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और TB आपका सोल्यूशन के लिए है। तो TB जो है वो KB के साथ क्या होगा, ये डेल्टा TB जितना ज़्यादा होगा तब TB उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो TB जितना ज़्यादा होगा, डेल्टा TB भी उतना ही ज़्यादा होगा, और KB भी उतना ज़्यादा होगा, है ना, और मोलरिटी भी उतना ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो डेल्टा जो TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, KB और M है। लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन है वो तो सेम है बोला है, तीनों के लिए मॉलिक्यूलर मास सेम है ना। तो मॉलिक्यूलर मास अगर सेम है, अगर सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो उनका मोलरिटी सेम आएगा। तो आपका यहाँ पे जो TB है वो सिर्फ किसके साथ आपका रिलेटेड हो जाएगा, सिर्फ KB के साथ, ठीक है। तो TB अगर KB अगर ज़्यादा होगा तो TB भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखना सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होगा, KB 0.98 है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसके लिए है, 253। तो 253 के लिए ये होगा, ठीक है, मैच करने के लिए बोला है। और ये 27 किसके लिए होगा, 0.53, और 100 किसके लिए होगा, 100 होगा आपका 0.68। तो ऐसे ही होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है कि ए 0.004 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज आइसोटोनिक विद 0.01 मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि ये सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन दोनों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम, ओके। आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, π1 शुड बी इक्वल टू π2 ऑफ ग्लूकोज एट सेम टेम्परेचर। द अपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे एक भी 100% नहीं है, तो मतलब ये हो गया कि सोडियम सल्फेट जो 100% डिसोसिएटेड नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए आपको आई जो है, आई इक्वल टू आप 3 कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम सल्फेट जो है ये डिसोसिएट होने के बाद 3 पार्टिकल आता है ना। तो आई इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते, वो आई आपको क्या करना होगा, आपको निकालना होगा अभी। तो एक काम करें, सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोडियम सल्फेट जो है इट इज़ इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज है वो डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए आई का वैल्यू 1 होगा हमेशा। तो पाई इज इक्वल टू CRT, तो आई लगा देंगे, तो आई CRT, ठीक है, आई CRT इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आई CRT, ठीक है। ये किसके लिए, ये ग्लूकोज के लिए, ठीक है। और ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट के लिए Na2SO4। तो आई कितना होता है वो आई निकालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। सी कितना है इसका 0.004, ठीक है। और आर और टी दोनों साइड में कैंसिल कर देंगे, दोनों का सेम होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे आई कितना है 1 और सी कितना है इसका 0.01, ठीक है। तो आई कितना आने वाला है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 मतलब यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 4 होगा, 10 डिवाइडेड बाई 4 मतलब आपका होने वाला है ये 2.5। और आई इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस
अल्फ़ा n-1, तो n कितना है इसमें, 3 पार्टिकल है, ठीक है, तो 3 पार्टिकल है 3-1, ठीक है, तो 3-1 इज इक्वल टू कितना आएगा 2.5। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा, अल्फ़ा आने वाला है यहाँ पे 0.75, तो परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना आएगा 75%। योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि बेंजिक एसिड जो है वो आपने डिसॉल्व करा है एसीटोन में और बेंजीन में, ठीक है, ये दोनों सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में आपने बेंजिक एसिड जो आपके लिए सॉल्यूट है दोनों पे आपने डिसॉल्व करा। डिसॉल्व करने के बाद जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एक में 0.17 है, एक में 0.13 है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी बी है ना। और पूछा है व्हाट आर द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ बेंजिक एसिड इन बोथ द सॉल्यूशन। तो दोनों सॉल्वेंट में जो मॉलिक्यूलर वेट्स है अलग अलग हो जाता है। एसीटोन में क्या होता है और बेंजीन में क्या होता है, देखिए बेंजीन में हो जाता है डाइमराइजेशन, ठीक है, दो बेंजिक एसिड क्या हो जाएगा, डाइमर फॉर्म करेगा, डाइमराइजेशन प्रोसेस होगा। और एसीटोन में कुछ भी नहीं होता, ना डाइमराइजेशन होता है ना डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो अगर आपका डाइमराइजेशन हो रहा है तो आई का वैल्यू होता है आई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आई इक्वल टू क्या होगा 1, ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। आपको हमेशा याद रखना है, अगर आई ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन है, अगर आई लेस देन 1 है तो ये एसोसिएशन है। तो अगर डायमराइजेशन हो रहा है तो एसोसिएशन हो रहा है ना, तो लेस देन 1 होगा और आई इक्वल टू हाफ होता है, ठीक है। अगर वो ट्राइमराइजेशन करेगा तो 1/3 होगा, अगर वो टेट्रामराइजेशन करेगा तो 1/4 होगा, ठीक है, इस तरह से मतलब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। तो पहले डेल्टा टी बी एसीटोन में निकालते हैं, इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है। तो इसमें डेल्टा टी बी कितना है, डेल्टा टी बी आपका 0.17 है, ठीक है, आई इक्वल टू कितना है 1 है, और इंटू के बी, तो के बी का वैल्यू कितना है, के बी फॉर एसीटोन इज़ 1.7, ओके। और मोलरिटी निकालना है, वेट ऑफ द सॉलिड या 1.22, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है, डिवाइडेड मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना ग्राम पे, 100 ग्राम ऑफ द एसीटोन, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा एंड इट इज़ 122 ग्राम पर मोल, ओके, विच इज़ इक्वल टू, ये एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल है, विच इज़ इक्वल टू द एम थियोरेटिकल, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए आई इक्वल टू 1 है आपका, ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, एम थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय एम एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो आई इक्वल टू 1 है, इसलिए दोनों का सेम आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो अभी सेकंड सॉल्यूशन के लिए निकालता है, सेकंड सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, सेम फॉर्मूला यूज़ करना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है। तो इसमें डेल्टा टी बी क्या है, इसमें डेल्टा टी बी है 0.13, आई क्या है हाफ, के बी क्या होगा आपका 2.6, दिस टाइम इट इज़ 2.6, राइट, क्योंकि आपका सॉल्वेंट चेंज हो गया तो के बी भी चेंज होगा, हाँ, के बी चेंजेस विद सॉल्वेंट। तो 2.6 इंटू मोलरिटी कितना होगा, कितना वेट आपने लिया है 1.22 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और सॉल्वेंट कितना लिया 100, ठीक है, तो इंटू 1000 इधर आ जाएगा, ठीक है, मतलब इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपको आने वाला है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 244, ठीक है, 244, तो विच इज डबल द थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। तो योर आंसर इसमें निकालने के लिए बोला था कि व्हाट आर द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ बेंजोइक एसिड इन बोथ सॉल्यूशन इन एसीटोन, योर मॉलिक्यूलर मास इज 122 ग्राम पर मोल, एंड इन अ बेंजीन इट इज़ 244, ओके। और सेकंड में बी में क्या बोला, व्हाट डू यू डिड्यूस आउट ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, एक में 244 आ रहा है, एक में 122 आ रहा है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो आपका थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है 122 ग्राम होता है, यहाँ पे 244 हो रहा है, मतलब यहाँ पे डायमराइजेशन हो रहा है। तो इसका आंसर लिखना है आपको, ड्यू टू डायमराइजेशन द मॉलिक्यूलर मास एंड a benzene is double, okay, ड्यू टू डायमराइजेशन, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। डायमराइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कहते हो तो मैं कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर ये देखें, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है, और एक बेंजोइक एसिड लेता हूँ, उसका OH ग्रुप इस तरह से है, उसका C डबल बॉन्ड वो ये ऐसे करके होगा स्ट्रक्चर, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एसिडिक एसिड भी इस तरह से होता है, एसिडिक एसिड का देखिए ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O COH, ओके, और ये हो गया COH डबल बॉन्ड O। तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होता है, किसके साथ होता है, हाइड्रोजन हमेशा फोन के साथ होता है ना, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन अवेलेबल है ना, तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेगा ही, है ना। तो इस तरह से डायमरेशन फॉर्म होता है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 13.44 ग्राम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर क्लोराइड आर एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्ट वाटर इज। ठीक है, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए बोला है। तो अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, डेल्टा टी बी, और हमेशा आई इंक्लूड करना। ठीक है, आई को कभी भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आई, क्योंकि आई यूज़ करने से आपको क्या मिलेगा, आपको रियल वाला वैल्यू मिलने वाला है ना। नहीं तो आप आई यूज़ नहीं करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वो एबनॉर्मल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू अगर आपको निकालना है, वो नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं हमेशा कि नॉर्मल वैल्यू निकालने के लिए पूछते हैं हमेशा, इसलिए आपको डेल्टा टी वी इज इक्वल टू आई इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। तो अभी क्या है, कॉपर क्लोराइड है। अगर कॉपर क्लोराइड है तो ये आपका डिसोसिएट होने के बाद Cu+2+2Cl- निकलेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन शुड बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो आई का वैल्यू हो गया आपका 100% डिसोसिएट भी होगा, कुछ डिसोसिएशन के बारे में नहीं बोला है ना, तो नहीं बोला है तो आपको 100% कंसिडर करना है। तो 100% होगा तो n इक्वल टू 3, आई इक्वल टू भी 3 हो जाएगा। ठीक है, 100% होने से आई इक्वल टू n हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा टी वी इज इक्वल टू आई का हो गया 3, के वी कितना है, के वी इज गिवन टू यू 0.52। ठीक है, और मोलरिटी मतलब मॉल ऑफ द सोल्यूट। ओके, तो मॉल ऑफ द सोल्यूट कितना है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वेट इज 13.44, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कॉपर के लिए 63.5 और इसके लिए 71, दो क्लोरीन है 71, तो हो जाएगा 134.4, 134.5। ओके, सो 134.5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, और सॉल्वेंट कितना आपका 1 kg है, तो 1 पुट करना है। तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद आपको आएगा नियरली 0.156, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.16 लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस आएगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेप्थोलिक एसिड इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम बेंजीन, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2 केल्विन इज ऑब्जर्व। तो वैंड ऑफ फैक्टर आई निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपने सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व करा, सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के बाद देयर इज अ डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में आपको आई निकालने के लिए बोला है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ कितना होगा वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 केल्विन का डिप्रेशन होता है बोला है ऑलरेडी, है ना। तो और आई आपको निकालना है, और के एफ इज ऑल्सो गिवन 1.72, और मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट। तो मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, नेप्थोलिक एसिड मतलब क्या होता है, नेप्थिन में। ठीक है, नेप्थेलिन में आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है। ठीक है, तो 1 नेप्थोलिक एसिड या नेप्थोइक एसिड भी बोलते हैं इसको। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा ये 6, 10, 11 कार्बन है, 132 प्लस। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है 32 प्लस, हाइड्रोजन है आपका 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इक्वल टू 172 आएगा इसमें। ठीक है, तो 172, तो 172 इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है आपका, मास ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ 50 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा करने के बाद आपको ये यहाँ पे आएगा हाफ। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0.5, तो योर आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला है कि आपको 250 ml का 0.25 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। तो उसमें सोडियम कार्बोनेट कितना है, व्हाट इज़ द वेट, ओके, व्हाट इज़ द अमाउंट इन ग्राम, तो ग्राम में निकालने के लिए बोला है। तो सिंपली आप इसका कैलकुलेशन, मोलरिटी का एक्सप्रेशन लिखना। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स में ऊपर क्या आएगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 250 है, एंड इट शुड बी इन अ लीटर, तो डिवाइडेड बाय 1000 ऊपर चला गया। ठीक है, तो मोलरिटी इज गिवन टू 0.25। ओके, एंड वेट आपको कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 106, राइट, क्वेश्चन पे दिया हुआ है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 250। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद वेट जो आएगा वो 6.625। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर था। योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत इजी है। 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है किसमें, 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोला है, आपको एक्सप्रेशन लिखना है बस। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट। ओके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो वेट कितना है, वेट तो 19.6 ग्राम दिया हुआ है ना। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 2, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर, कितना है, 4 लीटर। तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा आपका 0.1, तो आंसर इज पी। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, फिर भी मैंने 1-2 क्वेश्चन ये कराया नहीं था पहले, तो इसलिए मैं अभी करा रहा हूँ।